भारत स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रहा है और वही क्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1922 में 4 फरवरी को गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। उसमें कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था। चोरी चोरा का जो घटना घटित होती है, जो ऐतिहासिक घटना है, वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां के श्रमिकों ने, गांव की महिलाओं ने, वहां के सन्यासियों ने, एक सामान्य नागरिक ने, जिसको आप गांव का कहते हैं, जिसको आप एक सामान्य नागरिक, उसको ये अनपढ़ मानता है, लेकिन उसके मन में भी देश की आजादी का जज्बा था। वह भी उसके लिए लड़ना चाहता था, अपना योगदान करना चाहता था। और ये चोरी चोरा की घटना एक सामान्य नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, वहां के संतों ने इस पूरे आंदोलन में भाग लेकर के चोरी चोरा की उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। और चोरी चोरा की घटना से संबंधित जो भी मामले थे, क्योंकि जन जागरण का एक बृहद अभियान चल रहा था। 1921 में गांधी जी का गोरखपुर में आगमन होता है। ने जो आंदोलन शुरू किया था, 1920 में जो आंदोलन प्रारंभ किया था पूरे देश के अंदर, का गोरखपुर आगमन होता है। गोरखपुर आगमन के बाद आजादी के लिए जो अभियान चलता है गांव गांव में, उसको लेकर के जो कमेटियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, प्रत्येक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बनता है और अंततः चोरी चोरा की घटना घटित होती है। चोरी चोरा में जो 158 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सरदेव मालवीय जी ने उन सब की पैरवी करके उनमें से अधिकतर लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव मालवीय जी के ही एक शिष्य के द्वारा स्थापित डीएवी पीजी कॉलेज में आज चोरी चोरा के अपराजेय समर को एक नाट्य मंचन के माध्यम से हमें शताब्दी समारोह के अवसर पर देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी का दुनिया के अंदर क्या कोई लोकतांत्रिक देश इतना बड़ा है? कोई नहीं है। भारत से आबादी की दृष्टि से चीन थोड़ा बड़ा है, लेकिन चीन के अंदर कोई मौलिक अधिकार किसी नागरिक को नहीं है। कोई व्यक्ति वहां पे मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। वहां पे पोलित ब्यूरो के आदेश ही सब कुछ मान लिए जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनता की आवाज को सर्वोपरि दिया गया है। जन भावनाओं को सम्मान किया जाता है, जन आस्था का सम्मान किया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम जन आस्था की सम्मान का प्रतीक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उसी जन आस्था के सम्मान का प्रतीक है। जन आस्था को सम्मान, जनता जिस चीज को सम्मान की दृष्टि से देखे, उसको प्रोत्साहित करे, सरकार उसमें सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देती है। देश के अंदर गरीबों के लिए शौचालय बनने चाहिए, गरीबों के मकान बनने चाहिए, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में मिलने चाहिए। जनता की आवश्यकता थी। मोदी जी ने उस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर चलाए और व्यापक जन कल्याण के प्रतीक बने। आप देख सकते हैं कि कैसे जन भावनाओं को सम्मान करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। उस समय जनता नेतृत्व दे रही थी, लेकिन जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, सरकारें जन आस्था का सम्मान न करके उसके विरोध में कुछ न कुछ बैरियर खड़ा करने का कार्य करती थी। जन आस्था का सम्मान करने वाली, जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार ही हमेशा जन विश्वास का प्रतीक भी बनती है। और जन विश्वास का प्रतीक बनने के लिए किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार को क्या बनना चाहिए? मोदी जी ने उसका बहुत छोटा सा नारा दिया 2014 में, सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा की बात नहीं कही।
सबके कल्याण के लिए 2 शब्द दे दिए, सबका साथ सबका विकास। और आपने देखा होगा जितनी योजनाएं चली उसी को केंद्र में रख करके वो योजनाएं आगे बढ़ती गई। कोई योजना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं है। पूरे देश को केंद्र में रखकर, गांव को केंद्र में रखकर, गरीब को केंद्र में रखकर, महिलाओं को केंद्र में रखकर, नौजवानों को केंद्र में रखकर उन योजनाओं को लागू किया गया, प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई और वे योजनाएं आज सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए व्यापक जन विश्वास की प्रतीक तो बनी, साथ साथ दुनिया के अंदर कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बनी है। कोरोना कालखंड में देश की लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, आपने ये भी देखा होगा। 135 करोड़ की आबादी का भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा था। पूरी दुनिया कर रहा है। चीन में वर्तमान में 4थी लहर से पूरा लॉकडाउन है। चीन पूरी तरह लॉकडाउन की चपेट में है। दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। 4थी लहर कब आई पता नहीं, हमारे यहां 4थी लहर भी समाप्त हो रही है। 3री लहर पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 3री लहर जनवरी फरवरी में आ चुकी थी और हम लोग जब मई में हैं, 4थी लहर भी अब समाप्ति की ओर है। मैं देख रहा हूं यहां पर शुक्ला जी के अलावा किसी ने मास्क नहीं लगाया था, क्योंकि हमें कोई भय ही नहीं है। अब कोई भय नहीं, मेरा मास्क भी जेब में पड़ा हुआ है। मैं मास्क अक्सर लगाता था, लेकिन मैंने भी पिछले कुछ दिनों से मास्क से परहेज करना शुरू कर दिया, जिससे लोग भय से मुक्त होकर के अपना काम बहुत मजबूती के साथ कर सके। और हम लोगों ने उसको सावधानी बरत रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में कोरोना कर्फ्यू से लेकर के लॉकडाउन की स्थिति से लेकर के हमें किस व्यक्ति के लिए कौन सी योजना चलानी है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करके फ्री में राशन की व्यवस्था गरीबों के लिए करना, जरूरतमंदों के लिए करना। उस समय तमाम लॉकडाउन के दौरान तमाम तबके के लोगों के लिए जब उनकी आजीविका पर असर पड़ा, भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था करना, जनधन अकाउंट में पैसे की व्यवस्था करना, 6 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, ये तमाम कार्यक्रम चले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हर किसान के अकाउंट में दे देना, हर सप्ताह स्वयं देश के साथ संवाद बनाने का कार्य करना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का इतना बड़ा ड्राइव दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ जो भारत के अंदर हुआ, और जितनी व्यवस्थित तरीके से हुआ है। एक योग्य और संवेदनशील नेतृत्व अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से अपने नेतृत्व का परीक्षण इसी रूप में करवाता है, और जिस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने किया। आज यही कारण है कि 135 करोड़ की आबादी का देश, अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लेकिन मृत्यु दर दुनिया के अंदर सबसे न्यूनतम भारत का है। अमेरिका की आबादी, अमेरिका दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भारत से दुगने हैं। यानी भारत की आबादी का 1/4 देश अमेरिका, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा, लेकिन मौत भारत से दुगनी अमेरिका के अंदर हुई है। ये चीजें दिखाती हैं नेतृत्व की कसौटी क्या होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के नेताओं के सामने साबित किया है, अपनी कार्य क्षमता के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से। और काशी को इसका श्रेय इसलिए भी मिलता है क्योंकि
मोदी जी देश की संसद में प्रतिनिधित्व काशी का करते हैं, काशी की ओर से करते हैं, और इसलिए काशी वासियों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी के साथ आज हमें चौरी चौरा के इस महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चौरी चौरा में हम लोगों ने 4 फरवरी 2021 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और 4 फरवरी 2023 तक ये कार्यक्रम वहां पर चलेंगे। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और हर एक शहीद स्मारक में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश का पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, प्रदेश के अन्य सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चौरी चौरा महोत्सव का शुभारंभ, इस शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और ये कार्यक्रम चल रहे हैं और आज मुझे प्रसन्नता है, कार्यक्रम काशी में आज यहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया है कि हमने 75 वर्ष की आजादी को देखा है, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत को हमने देखा है। अमृत महोत्सव में हम लोगों को देश की आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगामी 25 वर्ष देश की आजादी का अमृत काल होगा। इस अमृत काल को हम किस रूप में, कैसे भारत के रूप में देखना चाहते हैं? जब 25 वर्ष के बाद जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत आपको चाहिए? कैसा भारत चाहिए? याद रखना, एक समर्थ और सशक्त भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत चाहिए तो नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ ही हर एक व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा, लगना होगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में है वह ईमानदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करे, जो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में हम कार्य करें। जो खेती किसानी के क्षेत्र में है, वह खेती किसानी को कैसे हम उसे दूसरों पर निर्भर होने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे हम अपना इसका योगदान दे सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा और हम सबके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाली इन योजनाओं का परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में आएगा। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि हमें देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें उसके लिए स्टेट पर ध्यान देना होगा। स्टेट की जीडीपी को बढ़ाना होगा तो हमें अपने जनपदों पे ध्यान देना होगा। हमें जनपद की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें अपने नगर निकाय और अपने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। ये सब सरकार पर निर्भर रह करके अपने आप को असहाय महसूस न करें, बल्कि अपनी इनकम को स्वयं बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्वयं प्रदान करें, उस दिशा में अग्रसर हों। और ये संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय के अंदर इस संभावना है और उस संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं डीएवी पीजी कॉलेज से इस बारे में यहाँ की प्राचार्य जी और यहाँ की टीम से कहूंगा, काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता के उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले कदम का एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य आप सबके सामने निर्धारित किया गया है और इस दिशा में हमें अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को इस दिशा में अपने कार्यक्रम रखने पड़ेंगे कि आखिर काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की धार्मिक स्थिति, वहाँ पर व्यवसायिक स्थिति क्या थी। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद कैसे कैसे यहाँ की सामाजिक स्थिति पर, धार्मिक स्थिति पर, आध्यात्मिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर परिवर्तन हुए हैं। लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, टैक्सी चालक से लेकर के और होटल व्यवसाय तक, एक सामान्य पुजारी से लेकर के और प्रत्येक धार्मिक स्तर पर इसका क्या असर पड़ा है। पूरी इकोसिस्टम को बदलने में कैसे काशी विश्वनाथ धाम ने योगदान दिया। एक बहुत अच्छी स्टडी इस पर हो सकती है
और फिर उसको पब्लिश करा करके आप किसी भी अच्छी मैगजीन में उसको प्रकाशन भी करवा सकते हैं और उसके नाम से अपने कॉलेज को भी एक प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अच्छा प्रयास प्रारंभ कर सकता है। हमारी आदत क्या है, हम कोई भी कार्य देखते हैं उसकी सराहना तो करते हैं लेकिन उस पर स्टडी नहीं कर पाते, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करने की हमारी आदत समाप्त हो जाती है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दे पाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में आने वाले समय में शोध के एक नए उच्च पायदान पर उसे आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सत्यदेव मालवीय जी ने एक पुस्तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रकाशित की थी, जिसे 1920-21 के आसपास 1920-21 में अंग्रेजों ने उस पुस्तक को यहां से जब्त करवा करके जला दिया था। वो सनातन हिंदू धर्म पर पुस्तक थी। मुझे काशी के ही एक स्कॉलर ने वो पुस्तक उपलब्ध कराई थी और उसकी एक दुर्लभ प्रति मुझे फिर बाद में उसका हिंदी में, इंग्लिश में उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट के लिए दिया कि भाई इसको हम कैसे कॉलेजेस में उपलब्ध करा सकते हैं, स्कूलों में कैसे इसको भेज सकते हैं। सनातन धर्म पर एक मौलिक ग्रंथ है, श्रीमती एनी बेसेंट ने उसको उस समय लिखा था और बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर मालवीय जी ने उसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लागू किया, यहाँ के स्कूलों के लिए लागू किया था, तो मौलिक ग्रंथ जरूर रहा होगा। अंग्रेजों ने उसे जब्त कर दिया था और जब्त करने के बाद उसकी सभी प्रतियां उन्होंने जला दी थी, लेकिन कुछ प्रतियां मिली उसकी और उनमें से एक प्रति मेरे पास उपलब्ध हुई। मैं देख रहा था आखिर हम अपने ज्ञान की परंपरा को क्षुण्ण बनाए क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं उसके संरक्षण का हम काम करते हैं। हमने इस प्रकार के मौलिक शोध को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय केवल डिग्री बांटने के अड्डे बन जाएंगे क्या? हम एक रूटीन के कार्य के साथ ही जुड़े रहेंगे क्या? हमारा लोग से, समाज से कोई संबंध ही नहीं रहा। हमें जोड़ना पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और डीएवी पीजी कॉलेज इतना यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना एक ऐसा कॉलेज जो आज भी अपनी उन परंपराओं को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है और नेक के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी A+ की श्रेणी में आना अपने आप में गौरव की बात तो है, लेकिन लोग के साथ जुड़ करके हमें उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही होगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक धरोहर के रूप में हम दे सकेंगे। चौरी चौरा महोत्सव को, शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को आज यहाँ पर एक अपराजेय समर के रूप में नाट्य मंचन के लिए मैं डीएवी पीजी कॉलेज को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की प्राचार्य और यहाँ की प्रबंध समिति को, यहाँ की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इसी बहाने देश की आज़ादी के उन बलिदानियों को स्मरण किया है जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए गए थे। और काशी से इसका संबंध इसलिए भी क्योंकि चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना के लिए जितने भी क्रांतिकारी थे वे किसान थे, मजदूर थे, सामान्य ग्रामीण थे और उन ग्रामीणों की आवाज को आवाज देने के लिए सत्यदेव मालवीय जी स्वयं उनकी लड़ाई को लड़े थे और उसमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे पर झूलने से बचाया था और उस समय के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ वे आगे बढ़ते हुए देश की आज़ादी के सूत्रधार बने थे। मैं आज के इस अवसर पर काशी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को इसी तरीके से अनेक प्रकार की संगोष्ठियों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में तो अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। चौरी चौरा की घटना थी। चौरी चौरा के पहले 1857 में गोरखपुर के कई भूभाग ने वहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। उसके बाद भी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में होती है। काकोरी कांड के वो नायक थे, फांसी उनको गोरखपुर में होती है। शहीद बंधु सिंह को फांसी गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में ऐसे ही तमाम रियासतें थी। गोरखपुर में 1942 में दोहरिया में भी एक घटना घटित होती है। लगभग गोरखपुर में अगर आप देखेंगे 4 ऐसे शहीद स्मारक हैं बड़े बड़े जो देश की आजादी के विभिन्न आंदोलनों के साक्षी रहे हैं, विभिन्न घटनाओं के साक्षी रहे हैं। यह दिखाता है कि हर एक क्षेत्र में कभी भी आंदोलन आजादी के लिए इस देश ने कभी उसको सुप्त नहीं होने दिया था।
आजादी की लोगों को निरंतरता बनाए रखी थी। आजादी की, देश की आजादी के बाद हमारा दायित्व बनता है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है, हम सब भी इसके साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सभी लोग भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय परिवार को इस अभियान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह लक्ष्य महाविद्यालय और पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके नए भारत की परिकल्पना में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।